नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। देखिए सभी का स्वागत है दोस्तों इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों आज अपन इतना एक शानदार और जानदार दोस्तों टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो दोस्तों आपके सिलेबस के अंतर्गत तो होता है लेकिन दोस्तों आपको पढ़ाया नहीं जाता है। तो दोस्तों आज अपन उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल के अंतर्गत जो हमारे देश का इतिहास है, ऐसे इतिहास के अंतर्गत दोस्तों अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जहां से दोस्तों आपका इस प्रतियोगिता के महाभारत में इस महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों वहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए दोस्तों अपना टॉपिक है कि प्राचीन काल के अंतर्गत भारत में शिक्षा के केंद्र। नाम दोस्तों आपने कई बार सुना होगा लेकिन दोस्तों आपको पढ़ाया नहीं जाता है। आप किताबों के अंतर्गत ही इनको पढ़ा होगा लेकिन दोस्तों कहीं पर भी आपको प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र आपको पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शानदार है, बहुत ही जानदार टॉपिक है दोस्तों। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपके इस प्रतियोगिता के महाकुंभ में दोस्तों दस्तक दे ही देता है, अरे टपक ही जाता है क्वेश्चन यहाँ से। इसलिए दोस्तों थोड़ा इसको ज्यादा समझ करके आपको पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों अपन चलते हैं। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आपको जितना हो सकता है उतने मेहनत कर लीजिएगा दोस्तों। ये दुनिया जो मेहनत करके परिणाम देता है अरे उसको ही आगे जाकर पूछती है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति मेहनत करता है और परिणाम नहीं दे पाता है दुनिया उसके ऊपर दोस्तों पता नहीं क्या क्या अंगारे अग्नि के छोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूं कि आपको जितना मेहनत करनी है उतनी मेहनत दोस्तों आप अपने से जीवन में कर लीजिएगा। अरे वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों यदि आपने अपने मंजिल के बारे में एक बार यदि दोस्तों आपने सोच लिया तो दोस्तों मैं यह कहता हूं कि आपको वो मंजिल अरे कितने भी तालों के अंदर जुड़ी हुई हो लेकिन वो मंजिल दोस्तों आपके पास में भाग करके आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बार आप दोस्तों अरे एक बार आप मेहनत तो करिए, फिर देखिए दोस्तों आपको आपकी मंजिल कैसे नहीं मिल पाती है। इस दुनिया के अंतर्गत दोस्तों कहते हैं ना कि यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, अरे दोस्तों आपको आज नहीं तो कल और कल नहीं तो दोस्तों परसों जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपको दोस्तों अपने इस पथ से अपने इस रास्ते से दोस्तों कभी भी दूर नहीं जाना है। जब तक दोस्तों आपका ये रास्ता अपने मंजिल की ओर न पहुंचा दे तब तक दोस्तों आपको अपने इस मार्ग को नहीं छोड़ना है। तो ध्यान देना दोस्तों, आप अपनी मेहनत करते रहिएगा और हम दोस्तों आपको पढ़ाते रहेंगे। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का राधे राधे, सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के, शानदार टॉपिक है दोस्तों इतिहास के अंतर्गत। लेकिन कभी भी दोस्तों ये पढ़ाया नहीं जाता है आपको, और आपको दोस्तों यह टॉपिक किताबों के अंदर जरूर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों प्राचीन भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा के कौन कौन से केंद्र हमारे देश में थे। अरे लाडलो आपने सुना होगा कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे इस हिंदुस्तान को, हमारे इस आर्यावर्त को दोस्तों
विश्व गुरु की संज्ञा दे जाते थे। आज भी हमारे देश को दोस्तों, अरे इस रंग श्री के दीप को दोस्तों प्राचीन काल में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, अपन शुरुआत करते हैं कि किस कारण और किस वजह से दोस्तों हमारे इस देश को, हमारे इस हिंदुस्तान को दोस्तों प्राचीन काल में इस संसार के सभी देशों के द्वारा विश्व गुरु की संज्ञा क्यों दी गई थी, क्या कारण था, वह दोस्तों आज अपन इस टॉपिक के अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है आपका। देखिए दोस्तों, देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों आपका टॉपिक है। देखिए नाम है आपका टॉपिक कि प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। ध्यान देना दोस्तों, प्राचीन काल में हमें जहां से इस शिक्षा के अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि दोस्तों आपके वैदिक काल के अंतर्गत जब भारत में शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, अरे आश्रमों के अंतर्गत शिक्षा दे जाते थे। प्राचीन काल के अंतर्गत लगभग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल और दोस्तों महाजनपद काल तक हमारे देश के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा का प्रमुख केंद्र आश्रमों को माना जाता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपन जो ये शिक्षा के केंद्र देखेंगे महाजनपद काल के समय के बाद के जो शिक्षा के केंद्र है वही केंद्रों की अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों देखना, बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। देखिएगा कि बालक के भारत के अंतर्गत जो दोस्तों हमारे जो ग्रंथ है, वैदिक काल है या ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है या उपनिषद है या रामायण है या महाभारत है, अरे प्राचीन काल के कोई से भी ग्रंथ उठा करके देख लेना कि हमारे देश में जब एक बालक पढ़ने जाता है तो दोस्तों उस समय कौन सा संस्कार का आयोजन किया जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों बताने का प्रयास करना कि जब प्राचीन काल के अंतर्गत एक बच्चा पहली बार विद्यालय या गुरु के आश्रम में पढ़ने जाता है तो उसको कौन से संस्कार के तहत वहां भेजा जाता था, देखिए बताने का प्रयास करना। देखिए दोस्तों, बालक की शिक्षा, ध्यान देना दोस्तों कि बालक की शिक्षा का आरंभ ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात होता है। समझ में आ गया? देखिए बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, ध्यान देना कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश में दोस्तों कोई सा भी ग्रंथ या किताब आप उठा करके देख लेना, चाहे आपका दोस्तों चारों वेद है या ब्राह्मण ग्रंथ है या दोस्तों फिर आपकी स्मृतियां है या फिर आपके पुराण उपनिषद रामायण महाभारत या कोई सा भी दोस्तों आपका ग्रंथ उठा करके देख लेना, सभी ग्रंथों के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा प्रारंभ का यही लाइन आपको प्राप्त होगी। देखिए दोस्त, समझते हैं, एक बार समझना इस चीज को कि जब प्राचीन काल में दोस्तों जब बालक
शिक्षा प्रारंभ करता है तो कौन से आश्रम में रहकर वह शिक्षा प्रारंभ करता है दोस्तों? अरे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वह शिक्षा अर्जन करता है। मैंने आपको बताया था कि भारत इतिहास के दौरान दोस्तों प्राचीन काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। अरे हमारे से पूरे जीवन काल को 4 आश्रमों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक आश्रम आपका कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान दोस्तों बालक के शिक्षा का आरंभ होता है। उसके बाद में दोस्तों इस ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात बालक दोस्तों शिक्षा प्रारंभ करने जाता है। कहाँ जाता है बच्चा? अरे शिक्षा प्रारंभ या शिक्षा अर्जन करने बालक जाता है। समझ में आ गया ने लाइन का उद्देश्य? देखिए आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों प्राचीन काल में मैं कई ग्रंथों से दोस्तों छात्रों के नाम प्राप्त होते हैं। देखिए प्राचीन काल में छात्रों के प्रकार, हालांकि पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन कि प्राचीन काल में कैसे कैसे छात्रों के नाम है। देखिए दोस्त सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों अंतेवासी छात्र। कौन से? अंतेवासी छात्र। अब इसमें क्या लफड़ा है कि कौन से छात्रों को अंतेवासी छात्र कहा जाता था प्राचीन काल के अंतर्गत? देखना दोस्तों कि ऐसा छात्र जो गुरुकुल में निवास करता था और वहीं पर अपने शिक्षा अर्जित करता था उस छात्र को क्या नाम दिया गया? अरे अंतेवासी छात्र कहा जाता था। एक बार देखना दोस्तों गुरुकुल में निवास करने वाला छात्र, क्या कहलाता है? अंतेवासी छात्र कहलाता। एक बार देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों फिर समझेंगे इस चीज को। देखिए दूसरा है दोस्तों आपका दूसरे प्रकार का है कौन सा? नैष्ठिक या ब्रह्मचारी। नैष्ठिक या ब्रह्मचारी छात्र। अब ये कैसा होता है देखते हैं कि कौन से प्रकार का ये छात्र है जो आपका। देखिए ये जो आपका नैष्ठिक या ब्रह्मचारी जो छात्र है दोस्तों यह जीवन पर्यंत छात्र का जीवन जीते हैं। आ गई बात समझ में? अरे ये इस प्रकार का विद्यार्थी दोस्तों आपका हमेशा जब से वो जन्म लेता है और जब वो अपने अंतिम समय तक किस जीवन में रहता है? अरे छात्र जीवन में रहता है। वो छात्र कौन सा कहलाता है? नैष्ठिक या ब्रह्मचारी छात्र। देखिए दोस्तों अगला आता है आपका उपकुर्वान। कौन सा? उपकुर्वान। अब इसमें क्या लफड़ा है देखना कि ये कौन से प्रकार का छात्र है। देखिए ऐसे छात्र दोस्तों आपके जो गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर के वापिस अपने घर पहुंच जाते हैं वो छात्र कौन से हैं? उपकुर्वान नाम के छात्र होते हैं। देखिए जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर
गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाते हैं, घर लौट जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? ओपे कुर्बान कहलाते। अगला एक और आता है दोस्तों आपका तीर्थ है काक। कौन सा? तीर्थ है काक। अब ये वाला कौन सा नया लफड़ा आया है, इसको भी अपन देखते हैं दोस्तों कि ये प्रकार का कौन सा छात्र है। ये प्राचीन काल के इनके दोस्तों आपके विद्यार्थियों के नाम है कि कौन से विद्यार्थी है, कैसे कैसे थे देखें। जो आपका तीर्थ है काक प्रकार का जो विद्यार्थी होता था दोस्तों, यह हमेशा एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं करता था। 10 दिन इसके पास इसने शिक्षा अर्जित की, 10 इसने दूसरे के पास, फिर 10 दिन बाद तीसरे के पास, ऐसे हमेशा एक से लेकर कई शिक्षकों के पास में जो शिक्षा अर्जन करता था वो कौन सा है? तीर्थ काक प्रकार। अब आप देख लो कि आप कौन से हैं। एक आचार्य के, ध्यान देना दोस्तों कि एक आचार्य का परित्याग कर, एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास दूसरे आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने वाला, ये हुआ दोस्तों आपके छात्रों के प्रकार। अब इतने छात्र अपन ने देख ले 5-6 प्रकार के, उसमें से आप अपने आप देख लो कि आप कौन से प्रकार के छात्र हैं। एक बार देखना दोस्तों, पिछले पेज पर अपन चलते हैं कि प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों हमारे देश के अंतर्गत जो आपके शिक्षा के केंद्र है, उन्हें शिक्षा के केंद्रों के बारे में दोस्तों आज अपन इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो एक बार दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। अरे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर टपकेगा अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से देख ले। देखिए दोस्तों कि प्राचीन काल में बालक की शिक्षा का आरंभ कहां से होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद में क्या होता है? शिक्षा का प्रारंभ। प्राचीन काल में दोस्तों छात्रों के कुछ प्रकार है। पहला प्रकार है दोस्तों आपका अंतेवासी। कौन सा है? अंतेवासी। अरे ऐसा छात्र या विद्यार्थी जो दोस्तों गुरुकुल में निवास करके ही शिक्षा अर्जन करना, किस प्रकार का विद्यार्थी था? अंतेवासी प्रकार का विद्यार्थी था। आगे देखिए दोस्तों, अगले देखते हैं, अगला आता है आपका नैष्ठिक या ब्रह्मचारी। अरे इस प्रकार का विद्यार्थी दोस्तों जीवंत पर्यंत छात्र का ही जीवन बिताता है। कौन सा जीवन बिताता है? छात्र का ही जीवन बिताता है। यानी कि यह इस प्रकार का विद्यार्थी आपका ब्रह्मचर्य आश्रम को कभी भी त्यागता नहीं है। वह न तो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन आश्रमों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि वह एक ही आश्रम में अपना जीवन यापन करता है। कौन सा? छात्र जीवन। अगला है उप कुर्बान। कौन सा है दोस्तों? उप कुर्बान। ऐसे विद्यार्थी या छात्र जो आपके दोस्तों शिक्षा प्राप्त कर गुरु से गुरु दक्षिणा दे करके वापस अपने घर आ जाते हैं, वो कौन से प्रकार के विद्यार्थी है? उप कुर्बान प्रकार के विद्यार्थी। आगे देखिए, अगला है तीर्थ काक। इस प्रकार के विद्यार्थी दोस्तों एक आचार्य को त्याग देते हैं और दूसरे आचार्य के पास में क्या करते हैं दोस्तों? शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब आप अपने आप अंदाजा लगा करके कमेंट करिएगा कि आप कौन से प्रकार के विद्यार्थी हैं। इन चारों पांचों विद्यार्थियों में से एक बार बताने का प्रयास करना। देखे दोस्तों, फिर अपन चलते हैं आगे। देखे आगे अपन चलते हैं दोस्तों,
सबसे पहले प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में अपन बात करेंगे। संसार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसके बारे में अपन अध्ययन करें। देखिए दोस्तों कि क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में अपन देखेंगे। देखिए, संसार का सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यहां से क्वेश्चन आया है आपका कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कहां है। देखिए दोस्तों, एक बार चर्चा करते हैं अपन स्थापना कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अरे भारत के अंतर्गत राजा भरत हुआ है। कौन? राजा भरत। कौन हुआ दोस्तों? राजा भरत। इस राजा भरत के दोस्तों एक पुत्र था। कौन? पुत्र का नाम है तक्ष। कौन है? तक्ष। दोस्तों, इस राजा भरत ने अपने पुत्र के नाम पर तक्षशिला नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तक्षशिला नगर की स्थापना की अपने पुत्र के नाम से। और उसी समय दोस्तों इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए दोस्तों, इसका प्रशासन, इस विश्वविद्यालय का प्रशासन दोस्तों राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष को दिया। स्थान कहां है दोस्तों? यह विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला नामक स्थान पर है। और तक्षशिला दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। कहां है? पाकिस्तान के अंतर्गत आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में दोस्तों माध्यम भाषा का कौन सा था? संस्कृत भाषा में दोस्तों यहां शिक्षा दी जाती थी। कहां? आपके इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत। समझ में आ गया दोस्तों? देखिए, एक बार समझेंगे, अभी आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, इस विश्वविद्यालय से कुछ ऐसे प्रसिद्ध आदमी है। प्रसिद्ध वेद जीवाक ने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की। कौटिल्य ने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की। और कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की। और प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कौन? पाणिनि। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पाणिनि ने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। देखिए, पिछले पेज पर अपन चलते हैं, वहां इस चीज को समझते हैं दोस्तों। अपन संसार का पहला विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसकी स्थापना लगभग महाजनपद काल के अंतर्गत दोस्तों
राजा भरत ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस तक्षशिला नामक नगर की स्थापना दोस्तों राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना की गई। इस नगर का जो प्रशासन था, इस विश्वविद्यालय का जो प्रशासन था, वो दोस्तों राजा भरत के पुत्र तक्ष इसकी देखभाल करता था। दोस्तों आपका यह जो स्थान कहाँ स्थित है? अरे तक्षशिला नामक स्थान जो आपका कहाँ है? पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। इस विश्वविद्यालय में दोस्तों संस्कृत में क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। आगे देखिए दोस्तों, आपके इस तक्षशिला महाविश्वविद्यालय के अंतर्गत दोस्तों भारत के कई ऐसे महान लोगों ने यहाँ शिक्षा अर्जित की है दोस्तों, जिनके बारे में आज अपन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे आपका दोस्तों अरे प्रसिद्ध वेद था जीवक, जीवक ने भी आपके तक्षशिला में क्या अर्जन किया? शिक्षा प्राप्त की। आपके कौटिल्य जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का दोस्तों प्रधानमंत्री था, इसने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की और यहाँ के आचार्य भी बने। आगे दोस्तों मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की और कौशल नरेश प्रसेनजीत प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पाणिनि ने भी दोस्तों जिसने अष्टाध्यायी लिखी, उसने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों आगे अपन चलते हैं। आपका अगला शिक्षा का केंद्र आता है प्राचीन भारत के अंतर्गत दोस्तों नालंदा। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों स्थान कि यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर हुई? बिहार राज्य में बिहार राज्य में दोस्तों राजगिरी के पास बड़ा गांव है। कौन सा गांव है? बड़ा गांव है। बड़ा गांव में आपके इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे देखिए दोस्तों कि इसका निर्माण, देखिए निर्माण के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 415 से लेकर 455 तक शासन किया था और इसी बीच में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने करवा दिया, निर्माण हो गया। देखिए शुरुआत में प्रारंभ में यह एक बौद्ध विहार था। क्या था? बौद्ध विहार था। कौन सा? आपका नालंदा। प्रारंभ में आपका विश्वविद्यालय नहीं था तो क्या था? बौद्ध विहार था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब इसकी स्थापना हुई उस समय क्या था? स्तूप था, बोध था, चैत्य था, मंदिर था या विद्यालय था? तो क्या था? बौद्ध विहार था। देखिए हैंग सांग ने अनुसार, हैंग सांग अलग बताता है इसकी स्थापना करने वाला
नालंदा का संस्थापक शक्रादित्य या कुमारगुप्त था। कौन बता रहा है? हेंग सांग अपने यात्रा वृत्तांत शियुकी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया। एक बार देखिए, समझते हैं, अभी आगे और है। देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल के अंतर्गत भारत में गुप्त कालीन जो आपका साम्राज्य था, जो एम्पायर था, उस काल के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का स्थान है वर्तमान में बिहार राज्य में राजगीर है। राजगीर के पास में दोस्तों एक गांव है बड़ा गांव। इस बड़ा गांव नामक गांव में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आज से लगभग 1500 साल पहले हुई थी। इसका निर्माण दोस्तों गुप्त सम्राट या शासक कुमारगुप्त ने इसका निर्माण या इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? गुप्त सम्राट कौन? कुमारगुप्त। यह जब इसका निर्माण हुआ, इसकी स्थापना की गई, तब दोस्तों यह एक बौद्ध विहार था। क्या था? अरे बौद्ध विहार। चीनी यात्री वेंग सांग जब भारत की यात्रा पर आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में, तब इसने कहा कि नालंदा की स्थापना दोस्तों शक्रादित्य नामक शासक ने की, और यह शक्रादित्य आपका कुमारगुप्त ही था। कौन था? कुमारगुप्त ही था। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देख, आगे अपन देखते हैं दोस्तों, नालंदा के खंडहरों की खोज कनिंघम ने की थी। कौन कर रहा है इसके खंडहरों की खोज? कनिंघम। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में में 8 बड़े कमरे व व्याख्यान के लिए 300 कमरे थे। इतना बड़ा था अपना नालंदा। देखिए दोस्तों, नालंदा में धर्मगंज नामक पुस्तकालय था। किस नाम का? धर्मगंज नामक क्या था दोस्तों? पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय दोस्तों 3 भवनों में विभक्त था। कौन कौन से? देखिए, 3 भवन कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रत्न सागर। दूसरा है दोस्तों आपका रत्नोदधि। कौन सा है दूसरा? रत्नोदधि। तीसरा है रत्न रंजक। तीसरा कौन सा है? रत्न रंजक। 3 भवन नालंदा के, नालंदा पुस्तकालय। देखिए, एक बार इधर देखने का प्रयास करना, बहुत आनंद के साथ में दोस्तों अपन इस चीज को देखेंगे। देखिए,
नालंदा के खंडहरों की खोज दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कनिंघम ने इसके खंडहरों को खोजा, क्योंकि दोस्तों जब भारत में अरबी आक्रमणकारी आए, विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने दोस्तों इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इसके खंडहरों को ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खोज की। नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों 8 बड़े कमरे थे और बैठने पढ़ने के लिए 300 कमरे थे। कितने कमरे थे? 300 कमरे थे। कितने? 300। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय है। क्या है? धर्मगंज नाम का पुस्तकालय। यह पुस्तकालय दोस्तों 3 भवनों में बटा हुआ है और इन तीनों भवनों का नाम है रत्न सागर, रत्नोदय और रत्न रंजक। क्या नाम है? रत्न सागर, रत्नोदय और रत्न रंजक इस धर्मगंज नामक पुस्तकालय के नाम है। एक बार देख ले आप, फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत हैंग सांग के समय यहां का कुलपति कौन था? शीलभद्र। कौन था दोस्तों? शीलभद्र था, जो बंगाल का निवासी था। कहां का था यह शीलभद्र? बंगाल राज्य का था। इत सिंह के समय, इत सिंह भी आपका चीनी यात्री था के समय, इत सिंह के समय यहां का कुल मित्र, यहां का कुलपति कौन था? राहुल मित्र। कौन था दोस्तों? राहुल मित्र। किसके समय? इत सिंह के समय। और हैंगसांग के समय शीलभद्र था। देखिए नालंदा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। प्रमुख केंद्र था। कौन सा? आपका नालंदा। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1203 में इसको नष्ट कर दिया। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। किसने कर दिया? मोहम्मद गोरी का सेनापति था आपका कौन? बख्तियार खिलजी। एक बार देखिए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर हैंगसांग के समय यहाँ का कुलपति दोस्तों शीलभद्र था, जो आपका बंगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बंगाल का निवासी था।
इस सिंह के समय दोस्तों यहाँ का कुलपति कौन था? राहुल मित्र। कौन है? राहुल मित्र। कौन है यहाँ का कुलपति? राहुल मित्र। नालंदा दोस्तों आपके बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कौन सी शाखा का? महायान शाखा का। और दोस्तों मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दोस्तों 1203 में, कब? 1203 में दोस्तों इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो यहां तक लाडलो कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, देखें आगे अपन देखते हैं दोस्तों आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखिए, देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए जो आपके विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, इसका दोस्तों स्थान की कहाँ स्थित है, एक बार बताने का प्रयास करना दोस्तों। कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? अरे बिहार राज्य में, बिहार राज्य में भागलपुर, भागलपुर जिले के, भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में, अंतिचक गांव में आपका यह विश्वविद्यालय स्थित है। निर्माण, निर्माण देखिए दोस्तों, इसका निर्माण बंगाल के महान शासक पाल वंश के शासक धर्मपाल ने पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने दोस्तों 775 से 800 के बीच में करवाया। किसका निर्माण? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखिए, देखिए दोस्तों, विक्रमशिला को कोसी व गंगा नदी के किनारे, कोसी व गंगा नदी के संगम पर, कोसी व गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण, संगम पर स्थित होने के कारण शिला संगम होने के कारण शिला संगम कहा जाता है। एक बार देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं आपका तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के बाद में भारत का प्राचीन काल के अंतर्गत विक्रमशिला महाविद्यालय भी अपने शिक्षा के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था दोस्तों। कि इसका स्थान कहाँ है? बिहार राज्य का दोस्तों भागलपुर जिला है, और भागलपुर जिले में दोस्तों अंतिचक गांव है। इस गांव में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था दोस्तों। इसका निर्माण बंगाल के पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने दोस्तों अपने शासन काल के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को
कोसी व गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण कभी कभी शिला संगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिला संगम भी कहा जाता है। तो यहां तक कोई समस्या? आगे चले दोस्तों, देखिए यहां पर 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक क्या थे? 108 शिक्षक थे। कहाँ? विक्रमशिला महाविद्यालय के अंदर। इस महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष या भवन को क्या कहा जाता था? विज्ञान भवन कहा जाता था। क्या? विज्ञान भवन कहा जाता था। देखिए इसमें मतलब इस विश्वविद्यालय में इसमें स्नातकों को पंडित और तर्कालंकार और तर्क चक्रवर्ती उपाधियां दी जाती थी। कौन से विश्वविद्यालय में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक दो लाइन और देखिए दोस्तों, 1203 में मोहम्मद गोरी के सेनापति वही बख्तियार खिलजी ने दुर्ग समझकर जला दिया। किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। देखिए दोस्तों इस समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति साके श्री भद्र था। कौन था? साके श्री भद्र था। देखिए एक बार पीछे अपन चलते हैं, एक बार इस चीज को समझते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से अपन ने इस टॉपिक को पढ़ा। देखिए आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दोस्तों 6 महाविद्यालय थे। इन 6 महाविद्यालय में दोस्तों 108 शिक्षक थे। कितने शिक्षक थे? 108 शिक्षक थे। इस महाविश्वविद्यालय के दोस्तों केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा
जाता था। क्या कहा जाता था? विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था। इसमें दोस्तों स्नातकों को कई प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो दोस्तों और छात्राओं को कई प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिनमें पंडित, तर्कालंकार और तर्क चक्रवर्ती नामक उपाधियां दोस्तों यहाँ के विद्यार्थियों को स्नातक करने के बाद में प्रदान की जाती थी। आगे देखिए कि इसको भी 1203 में मोहम्मद गोरी के सेनापति वही बख्तियार खिलजी ने दोस्तों दुर्ग समझ करके इसको जला दिया। किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों इस समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शाक्य श्री भद्र था। कौन था दोस्तों? शाक्य श्री भद्र था। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय देखिए वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। स्थान कहाँ है? देखिए बताने का प्रयास करना। गुजरात राज्य के काठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? वल्लभी विश्वविद्यालय। निर्माण इसका किसने करवाया? मैत्रक वंश के शासकों ने। किसने दोस्तों? मैत्रक वंश के शासकों ने करवाया था। किसका निर्माण? वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण। अगला विश्वविद्यालय आता है दोस्तों आपका औदंतपुरी। कौन सा? औदंत और अगला है दोस्तों आपका जगदल विश्वविद्यालय। इन दोनों की स्थापना दोस्तों पाल शासक कौन था? इसकी स्थापना करने वाला दोस्तों बताने का प्रयास करना। कौन है? अरे रामपाल है। कौन है? रामपाल। रामपाल ने 11वीं 12वीं शताब्दी में इनकी स्थापना की। में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों आपका ये जो प्राचीन भारत का जो शिक्षा का केंद्र थे, उन केंद्रों के बारे में दोस्तों अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। और जहां से आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों वो सभी लाइनें मैंने यहाँ डाल दी है, आपको पढ़ा दी है। फिर भी यदि कोई समस्या हो, आपको कोई डाउट हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताने का प्रयास जरूर करना दोस्तों। मैं आपके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय, इसी जोश के साथ, इसी उल्लास के साथ दोस्तों आप सभी से देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों मिलते हैं कल। एक बार दोस्तों आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपकी ये क्लास राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक दोस्तों आपकी ये क्लास पहुंचे सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।